अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इस वीडियो के साथ एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है क्लास 6 से लेके 12 तक, उसकी मैं पूरी सीरीज जो है वो शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आइए बिना समय गंवाए लेक्चर शुरू करते हैं। ज्योग्राफी जो क्लास 6 की है, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, उसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, और ये लेक्चर 1 है। आपको इस चैनल पर पूरी ज्योग्राफी, पूरी एनसीईआरटी, पूरी कंटेंट फ्री में मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले टाइम पे आपको वीडियोस मिलते रहें। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भूगोल जो है दो शब्द से मिलकर बना है, भू और गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में जो है ज्योग्राफी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखना ज्योग्राफी जो है किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी जो है ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी जो शब्द है ये भी क्या है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वो दो ग्रीक शब्द कौन कौन से हैं याद रखना, पहला है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का अर्थ होता है लिखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जियो का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो भूगोल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो भूगोल में कुछ शब्दावली हैं जिससे संबंधित आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। याद रखना, पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजी। अगर हम लोग पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना उसके लिए हम लोग जियोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के मापन को हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो याद रखना ज्योमेट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ज्योमेट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के आकार के अनुरूप को हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब क्या है? पृथ्वी का आकार कैसा होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। जियोइड का मतलब क्या है? जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी देखो पूरी गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटी हुई है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ा सा चिपटी हुई है और बीच में थोड़ा सा उठी हुई है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप अगर कोई चीज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ये समझ गए होंगे। आइए आगे हम समझते हैं। अब हम समझेंगे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड को अंग्रेजी में जो है सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। खगोलीय पिंड क्या होता है, आप इसको पहले आसान भाषा में समझो। आप कभी रात के समय बाहर जाइए और खुले आसमान को आप देखिए, तो आसमान में आपको बहुत सारी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं। उन्हीं वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, आपसे पूछा जा सकता है खगोलीय पिंड को परिभाषित कीजिए। तो कैसे लिखोगे? याद रखना सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर रात के समय आप आसमान में देखोगे तो आपको आसमान में बहुत सारी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। चाहे आप सूर्य को देखो, चाहे आप चंद्रमा को देखो, चाहे आप तारों को देखो, तो आसमान में जितनी भी चमकती हुई चीजें दिखाई देती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब आप रात में गए, आसमान में देख रहे हो, आपको वहां पे एरोप्लेन दिखाई दिया, तो एरोप्लेन
जो है खगोलीय पिंड नहीं होगा। जो प्राकृतिक चीजें हैं आसमान में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, और इसे ही अंग्रेजी में सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। कुछ शब्द हैं जो ध्यान देने की जरूरत है, जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान दो। खगोलीय पिंडों एवं उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोल शास्त्री किनको कहा जाता है, तो याद रखना, जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं या उनके गति के संबंध में, यानी जो पिंड हैं आसमान में जो हमें दिखाई देती हैं खगोलीय पिंड, वो कैसे गति करती हैं, कैसे घूमती हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, यानी खगोल शास्त्री को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, याद रखना, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट को याद रखना, आर्यभट्ट जो थे वो कौन थे, आर्यभट्ट कौन थे, तो याद रखना आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध यानी काफी फेमस खगोल शास्त्री थे, यानी एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो आर्यभट्ट ने क्या कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था, यहाँ पे ध्यान दो, कहा था कि सभी ग्रह जो हैं और चंद्रमा जो हैं वो किसके कारण चमकते हैं, उन्होंने कहा था सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट ने क्या कहा था, जितने भी ग्रह हैं चाहे वो चंद्रमा है, वो किसके कारण चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, किसने कहा था, तो याद रखना किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप खगोलीय पिंड को समझ गए होंगे। तो आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे तारा यानी स्टार किसे कहा जाता है। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है तारा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो तारा किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। तारा को हम लोग अंग्रेजी में स्टार कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो हैं बड़े आकार वाले होते हैं। अब जो आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। अब खगोलीय पिंड के आकार और विशेषताओं के कारण हम उसे क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं बहुत बड़ा आकार होता है और वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और इनके पास क्या होती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास अपनी ऊष्मा और क्या होता है, प्रकाश होता है। तो तारों के पास क्या होता है, याद रखना, तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, गर्म होना। तारे कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। तो तारों के पास क्या होती है, अपनी खुद की ऊष्मा होती है, और क्या होता है, प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब होता है छोड़ना। तारे क्या करते हैं, तारे गर्म होते हैं, उनके पास क्या होता है, अपना खुद का ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, यानी वो प्रकाश क्या करते हैं, पूरे आसमान में वो उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब है छोड़ना। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि तारा किसे कहते हैं, तो याद रखना, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। उनके पास क्या होता है, अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ध्यान रखना, हमारा जो सूर्य है वो भी क्या है, एक तारा है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप तारा समझ गए होंगे। आइए अब समझते हैं नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो बहुत सारे तारे आसमान में क्या करते हैं, बहुत सारे तारे मिलकर, बहुत सारे जब तारे एक साथ होते हैं और इन्हीं तारों की मदद से कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, कुछ काल्पनिक आकृतियां बनाई जाती हैं, उन्हीं तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, यानी कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप समझो, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, यानी बहुत सारे तारे मिलकर वो आकृतियां बनाती हैं। बहुत सारे तारे एक जगह मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ काल्पनिक आकृतियां बनाती हैं, उन्हीं आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्लियर हुआ, आगे ध्यान दो। अर्सा मेजर बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो याद रखना, अर्सा मेजर
बिग बियर क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर दोनों एक ही है। जैसे घर में कोई एक लड़का है, उसका नाम चिंटू पिंटू रख दिया जाए, लड़का एक ही है, नाम दो रखा गया है। ठीक वैसे ही अर्सा मेजर या बिग बियर, चाहे आप उसे अर्सा मेजर बुलाओ चाहे बिग बियर बुलाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो याद रखना एक नक्षत्र मंडल है। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे सप्तऋषि को। सप्तऋषि क्या होता है बच्चों, 7 तारों का समूह है। तो ऐसे 7 तारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे आसमान में देखोगे तो 7 तारे एक जगह हैं। इन्हीं 7 तारों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, इन्हीं 7 तारों को हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। ऋषि का मतलब क्या होता है, ऋषि का मतलब होता है संत महात्मा। तो 7 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि जो क्या है, 7 तारों का समूह है। समूह का मतलब होता है ग्रुप है, जो नक्षत्र मंडल किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल डैश का भाग है, किसका भाग है, तो याद रखना जो अर्सा मेजर हमारा नक्षत्र मंडल है उसका भाग है। कौन, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है, तो याद रखना 7 तारों का समूह है, यानी 7 तारे मिलकर क्या बनाते हैं, सप्तऋषि बनाते हैं। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे ध्रुव तारा किसे कहते हैं। ध्रुव तारा को अंग्रेजी में पोल स्टार कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, आसमान में उत्तर की ओर देखने पर जो सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं बच्चों, अगर आप रात के समय आसमान में उत्तर दिशा की तरफ देखोगे तो आसमान में जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा नजर आता है उसी तारे को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना उसी तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारे को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो याद रखना ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, क्योंकि यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो याद रखना जो ध्रुव तारा होता है वो आसमान में हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही रहता है, इसीलिए लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग उत्तर दिशा की तारा भी कहते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा क्या करता है, हमेशा उत्तर दिशा को बताता है। प्राचीन समय के लोग रात्रि के समय इसी तारों की सहायता से क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे। तो प्राचीन समय के लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, ध्रुव तारे को देख के, क्योंकि ध्रुव तारे की तरफ जब आसमान में वो देखते थे उनको इससे पता चल जाता था कि ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है, बहुत हल्का सा अंतर होता है। यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना क्या नहीं होता, ऊष्मा नहीं होता और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो आसमान में ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिसमें अपनी खुद की ऊष्मा नहीं होती, अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे तारों की सहायता से चमकते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा से बना है। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्लैनेट कहते हैं। किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बना है। प्लैनेट शब्द किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमने वाले। तो हमारा पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। तो याद रखना है जो ग्रह होते हैं ये तारों के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मान लेते हैं कि एक तारा है, तो तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं,
याद रखना, ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के पास क्या नहीं होती है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ये किसकी मदद से प्रकाशित होते हैं? याद रखना, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे उपग्रह यानी सैटेलाइट किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, उपग्रह जो है क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अर्थात ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। हमारा चंद्रमा भी क्या है? एक उपग्रह है। तो उपग्रह क्या होता है? देखो, ये है तारा। अब तारों के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? तारों के चारों ओर चक्कर जो हैं वो ग्रह लगाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा ग्रह है। ठीक है, तो ग्रह क्या करते हैं? तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे उपग्रह कहते हैं। हमारा चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो उपग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। हमारा जो चंद्रमा है वो क्या है? उपग्रह है। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? किसका चक्कर लगाता है? तो याद रखना, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब हम समझेंगे क्षुद्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड कहा जाता है। तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दो, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अभी क्षुद्र ग्रह क्या होता है समझो। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा असंख्य यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो पिंड हैं वो भी क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? ध्यान दो, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ऐसे पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। परीक्षा के दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान देना। आपसे पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? तो याद रखना, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। तो इन्हीं के बीच क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पिंड पाए जाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो याद रखना, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच जो है क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक ग्रह के ही भाग थे जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। वैज्ञानिकों का मानना है जो क्षुद्र ग्रह है ग्रहों के ही भाग थे, लेकिन जब विस्फोट हुआ था, विस्फोट के कारण एक ग्रहों से अलग हो गए। तो मुझे यकीन है कि आप क्षुद्र ग्रह समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे उल्कापिंड, मीटेरॉइड्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है हमारा, तो सूर्य के चारों ओर जो है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड को अंग्रेजी में मीटेरॉइड्स कहा जाता है। उल्कापिंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे सौर मंडल किसे कहते हैं। अभी तक मैंने जो बताया वो सौर मंडल का बेसिक था। उसको समझने के बाद ही आप सौर मंडल को अच्छे से समझ सकते हो। सौर मंडल, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी? तो ध्यान दो, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह,
तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारा सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो हमारे सौर मंडल का निर्माण जो है, हमारे सौर मंडल में सूर्य रहेगा, 8 ग्रह रहेगा, उपग्रह रहेगा, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर एक साथ क्या कहा जाएगा, एक साथ मिलकर इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं सौर परिवार भी कहते हैं। और सौर मंडल का जो मुखिया है, याद रखना वो कौन है, सूर्य है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो याद रखना सौर मंडल का जो मुखिया होता है यानी हेड ऑफ फैमिली होता है वो कौन है, सूर्य है। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार आपसे पूछा जाता है ग्रहों के नाम लिखो। तो सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह है जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं। उसके बाद आता है नेपच्यून, नेपच्यून को हम लोग वरुण कहते हैं। आपसे यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है, सूर्य के दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखना सूर्य के दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, और सूर्य के दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह है वो है नेपच्यून। नेपच्यून को हम लोग क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया रहेगा। आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे आकाश गंगा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो हमारे सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा है जो सूर्य है। करोड़ों तारे मिलकर, लाखों करोड़ों तारे मिलकर क्या करते हैं, आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो आकाश गंगा क्या है भाई, जब करोड़ों तारे एक साथ मिल जाएंगे, करोड़ों तारे, बादल और गैस एक साथ जब एक जगह पे झुंड में रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा को अंग्रेजी में हम लोग मिल्की वे कहते हैं। रात्रि में आसमान में देखने पर एक ओर से दूसरी ओर चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। यही पट्टी क्या है, आकाश गंगा है। अगर आप रात के समय आसमान में देखोगे तो आपको आसमान में एक बहुत चौड़ी सफेद पट्टी चमकती हुई दिखाई देती है, वही हमारा क्या है, आकाश गंगा है। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है, तो याद रखना हमारे आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। तो इसे आकाश गंगा क्यों कहा जाता है, तो वहाँ पे प्रकाश की एक जो चमकती रोशनी दिखाई देती है, तो प्राचीन समय के लोग कहते थे प्रकाश की बहती हुई नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आकाश गंगा पड़ा। हमारा सौर मंडल भी क्या है, आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, भाग है। तो आकाश गंगा किससे बनता है, तो याद रखना करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली होती है। करोड़ों तारे जब मिलते हैं तब आकाश गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब हम समझेंगे ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखो, करोड़ों तारे मिलकर क्या बनती हैं, आकाश गंगा बनती हैं। करोड़ों तारे मिलकर क्या बनती हैं, आकाश गंगा मिलती हैं। और ऐसे ही लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो याद रखना लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। हम लोग सोचते हैं ना ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, तो अभी तक इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्योंकि कितना विशाल है। आप जरा सोचिए, करोड़ों तारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ऐसे लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं,
ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? वैज्ञानिक अभी भी इसकी जानकारी जो है एकत्रित करने में जुटे हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका आकार कैसा है, इस संबंध में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आपसे परिभाषा पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो खाली आप एक लाइन में से बता देना। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब हम समझेंगे पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है। देखो, पूर्णिमा को हम लोग अंग्रेजी में फुल मून कहते हैं और अमावस्या को हम लोग अंग्रेजी में न्यू मून कहते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा की रात होती है। तो पूर्णिमा किसे कहते हैं? अगर आप रात में चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा का आकार हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। तो जिस रात को आपको चंद्रमा पूरा दिखाई दे, पूरी तरह से दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा कब होता है? तो याद रखना, एक महीने में एक बार होता है। आप पूरी चंद्रमा को महीने में, यानी पूरी चंद्रमा को महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। और जिस दिन आसमान में पूरी चंद्रमा दिखाई दे आपको, समझ जाना वो क्या है? वो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी कहते हैं। अमावस्या क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दो। पूर्णिमा के 15 दिन बाद, पूर्णिमा के कितने दिन बाद? पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप चंद्रमा को नहीं देख सकते हो। इसे हम लोग क्या कहेंगे? नए चंद्रमा की रात कहेंगे, या तो इसे हम लोग अमावस्या कहेंगे। अमावस्या कब होता है? पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जब चंद्रमा आसमान में पूरी तरह से गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अमावस्या की रात कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? आगे आइए समझते हैं। अब हम समझेंगे मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह को अंग्रेजी में मैन मेड सैटेलाइट कहा जाता है। तो याद रखना, ये एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मनुष्यों द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया है। इसीलिए क्या लिखा है? मानव निर्मित उपग्रह, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया उपग्रह। इसीलिए क्या है? कृत्रिम है, यानी एक आर्टिफिशियल पिंड है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान में रखना, इसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? उपग्रह बनाते हैं और उपग्रह बना के आसमान में इसे छोड़ देते हैं ताकि धरातल पर क्या गतिविधि हो रही है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सके। तो उपग्रह के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और पृथ्वी पर जो संचार माध्यम है इसी उपग्रह के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में इसे क्या किया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम लिखो। तो याद रखना, आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम लिखो। तो याद रखना, कौन कौन से भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं? वो है इनसेट, IRS और एजुसेट। ये क्या है? ये मानव निर्मित उपग्रह हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया है? अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे कक्षा यानी ऑर्बिट किसे कहते हैं। तो ध्यान दो, सौर मंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ का मतलब होता है रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो कक्षा किसे कहते हैं? तो ध्यान दो, मान लेते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य का चक्कर क्या करते हैं? सभी ग्रह लगाते हैं। तो एक काल्पनिक रेखा हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो एक ग्रह लोग क्या करते हैं? इसी निश्चित मार्ग पर, इसी निश्चित लाइन पर क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कक्षा यानी ऑर्बिट क्या होता है। तो ध्यान देना, सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर यानी रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे होते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ यानी फैले हुए वृत्ताकार आकार होता है।
फैले हुए होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको सौरमंडल अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सूर्य और सूर्य के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में गहराई से बताऊंगा, सिखाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।